गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। पहले चैप्टर में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने उसका मीनिंग और एग्रीगेट डिमांड्स की कंपोनेंट्स पढ़े थे। फिर हमने कल हम लोगों ने, जब मैंने वीडियो सेंड करी थी, उसमें उसके कंपोनेंट्स को लेकर ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी समझा रखा था, और उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल, ग्राफ और हमने मीनिंग पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस चैप्टर में कंटिन्यू में क्या है, आगे जो आपका टॉपिक है वो है कंजप्शन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? कंजप्शन का मतलब मैं बता दूं, एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं, गुड्स और सर्विस को जो खरीदते हैं, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कंजप्शन कहलाता है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम कंजप्शन फंक्शन को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। भाई खर्चा तो हम तभी करेंगे जब इनकम होगी, तो इसका फंक्शनल रिलेशनशिप किससे आता है? वाई से आता है, सी का रिलेशनशिप। इनकम होगी, वाई इज द इनकम, सी इज द कंजप्शन, मतलब खर्चा। इनकम होगी तो खर्चा होगा, इनकम ज्यादा खर्चा ज्यादा, इनकम कम खर्चा कम। तो आप देख रहे हैं कि इनकम से रिलेटेड है, तो इसका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, जितना भी खर्चा किया जाता है वो सब कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। और ये रिलेटेड किससे होता है? इनकम से, वाई से। इसलिए इसका जो फंक्शनल रिलेशनशिप दिख रहा है वो किसके साथ दिख रहा है? वाई के साथ, इनकम के साथ। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, अब हम इसके बिहेवियर के बारे में समझेंगे। कुछ पॉइंट्स जो है हमारे इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर उसके सिग्निफिकेंसेस बताए गए हैं। तो मैं पढ़ देती हूँ क्या है। बिहेवियर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू वाई, द इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स एज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंसेस। बिहेवियर ऑफ सी, सी के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई से रिलेट करता है ना, वाई इज इनकम, इनकम है तो खर्चा है, कंजप्शन है। तो उसके बिहेवियर के बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट ने कुछ आइडेंटिफाई करे हैं पॉइंट्स, उसकी सिग्निफिकेंसेस को लेकर, सेंट्रल सिग्निफिकेंसेस को लेकर, उसकी इम्पॉर्टेंस को लेकर कि क्या इम्पॉर्टेंस है। तो उन 3 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कंजप्शन फंक्शन के अंदर ही आता है पूरा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 0। कहने की बात यह है, अगर इनकम 0 है तो क्या कंजप्शन कुछ नहीं होगा? एक मिनिमम लेवल का कंजप्शन तो जरूर होता है, कभी भी सी 0 नहीं होता। वाइल द इनकम लेवल विल बी 0। भले ही हमारा y 0 हो जाए, लेकिन c कभी भी 0 नहीं हो सकता। इनकम तो 0 हो सकती है, लेकिन क्या आप खर्चे को खत्म कर सकते हो? क्या आपका कंजप्शन कभी 0 हो सकता है? नो, नेवर। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यही निकल के आ रहा है कंजप्शन फंक्शन का, कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। सी का लेवल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है, चाहे मैं इनकम को 0 लिख दूं। और जब इनकम को, मान लीजिए एक पर्सन की इनकम 0 है अभी, और उसका मिनिमम लेवल 50 रुपीज़ है या 20 रुपीज़ है, तो उसने 20 रुपये का खर्चा किया है। भले ही उसका इनकम लेवल क्या है? 0 है, लेकिन सी उसने 20 खर्च किया है, मतलब उसने पैसा खर्च किया है, 20 रुपये खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं पास्ट सेविंग में से किया होगा। तो ऐसे सी को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ऐसे सी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, जहां इनकम लेवल 0 होता है और सी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनिमम लेवल ऑफ वैल्यू जरूर होती है। ठीक है,
तो ऐसे सी को हम ऑटोनोमस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इनकम लेवल 0 है और उस पर्सन ने 20 रुपए का खर्चा किया है, तो वो 20 रुपए उसकी ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगी। और इसको हम सी से डिनोट ना करके सी बार से डिनोट करते हैं। उसको हम सी से डिनोट नहीं करते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं जब y इक्वल्स टू 0 होता है और c की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है कि c और y के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, c और y। यस या नो? यस। अगर y राइज इन y, अगर हमारी y बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो उसके कारण राइज इन c, खर्चा बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर हमारा y बढ़ेगा तो c बढ़ेगी और c बढ़ेगी, अगर y कम होगा तो c कम होगी, तो एंड वाइस वर्सा लिख दिया है मैंने। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द एंटायर इंक्रीज इन इनकम। मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, क्या जितना मैं कमाऊंगी उतना सारा खर्च कर दूंगी? नहीं, मैं उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू सी में कन्वर्ट, खर्चे में कन्वर्ट नहीं होता है। हम अपनी एंटायर इनकम को, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपनी एंटायर इनकम को अपने खर्चे में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसका कुछ पार्ट हम सेव्ड कर लेते हैं एज वेल। अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल। हम अपनी कुछ ना कुछ उसमें से सेविंग कर लेते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ जब हम खर्चा करते हैं तो कुछ पार्ट हम क्या कर देते हैं, कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और वो पार्ट क्या हो जाता है, हमारा सेव्ड हो जाता है। अब हम देखिए आगे देखते हैं, अब इसका शेड्यूल देख रहे हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम इसकी। टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है हमारी कंजप्शन फंक्शन की? y और c, y फॉर इनकम, c फॉर कंजप्शन। जैसे y देखिए मैंने यहाँ y शो किया 0 है, इनकम 0 है, लेकिन c फिर भी मेरा कुछ ना कुछ जरूर है। c की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम लेवल 20 है, भले ही इनकम 0 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इनकम 0 होने पर c की वैल्यू कुछ होती है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। इट मीन्स c बार। ये 20 हमारे लिए क्या कहलाएगा? c बार कहलाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको नाम दिया गया है बिकॉज इन दिस लेवल ऑफ इनकम विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकम क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, अब देख रहे हैं आगे इस शेड्यूल में कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम 50 हुई, कंजप्शन लेवल 20 से 60 हो गया, इंक्रीज हो गया। इनकम 100 हुई, कंजप्शन लेवल भी 100 हो गया। इनकम हमारी 150 हो गई और कंजप्शन लेवल भी हमारा 140 हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारा खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, हमारा कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। हम इसमें शेड्यूल में इस चीज़ को देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? दोबारा दिखाती हूँ, 0 से 50, 100, 150। तो यहाँ कंटिन्यूअसली हमारी इनकम लेवल बढ़ रहा है, और यहाँ मैं कंजप्शन की बात करूँ तो कंजप्शन का लेवल भी हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो C हमारा भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, पहले 20, 60, 100 और 140। तो C का लेवल भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखिए, इसमें डायग्राम देखिए, इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कैसी है। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है यहाँ पर कि y तो हमारा 45 डिग्री एंगल शो ही होगा हमेशा। y क्या होता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। y हमारा 45 डिग्री एंगल बनाता है, और इस शेड्यूल से मैंने इस ग्राफ को बनाया है, इस शेड्यूल से इस डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। यहाँ y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। y एक्सिस में मैंने c को लिया है, कंजप्शन को, और x एक्सिस में हम लोग इनकम को लेते हैं। इनकम हमारी 0, 50, 100, 150 है, 0, 50, 100, 150 है। अगर मैं y का बनाऊंगी, वैसे भी y हमारा 45 डिग्री एंगल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं।
और ये देख रहे हैं अब हमने सी को जो है बिल्कुल वाई से बना लिया है। 0 पे 20 पॉइंट आ गया, 50 पे 60 पॉइंट आ गया, 100 पे 100 आया है, 150 पे 140 आया है। और इससे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारा देखो शेड्यूल में जितना इनकम है उतना ही हमारा खर्चा है। जो कमाया वो सब हमने खर्च कर दिया, लेकिन इनकम के बढ़ने के साथ हम उसको बचाते भी हैं, सेव्ड भी करते हैं, जैसे हमने के ऊपर तीसरा पॉइंट पढ़ा था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही है जहां पे हमने जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। अगर ग्राफ में देखें तो ये पॉइंट कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट 100 और 100, इनकम भी 100 और कंजप्शन भी 100। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहां पे हम जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर इस पॉइंट से पहले देखें तो कंजप्शन लेवल ज़्यादा है, इनकम लेवल कम है, फिर ये दोनों इक्वल हो गए। अब वक्त के साथ साथ हमारी इनकम बढ़ती जा रही है और कंजप्शन भी बढ़ रहा है। कंजप्शन की लाइन भी तो ऊपर ही जा रही है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजप्शन जो है उसमें से कुछ पार्ट बच रहा है, पूरा खर्च नहीं कर रहे हम, वो पार्ट हमारा सेव्ड हो रहा है। अगर मैं इस पोजीशन में देखूं, जितना कमाया उतना खर्च हो गया, तो सेविंग तो 0 हो गई यहाँ। और इससे नीचे देखूं तो खर्चा हमारा ज़्यादा है और इनकम कम है। तो खर्चा ज़्यादा और इनकम कम होने का मतलब है कि हमारी सेविंग नेगेटिव है। और ऊपर देखूं, इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है। इनकम ज़्यादा और खर्चा कम होने का मतलब है अगर इनकम 10,000 है, खर्चा 8,000 है, तो 2,000 हमारी पॉजिटिव सेविंग आ जाती है। और अगर मैं यहाँ उल्टा देखूँ, नीचे पॉइंट से नीचे, मान लीजिए खर्चा है 10,000 और इनकम है 8,000, तो मैं इनकम में से खर्चे को घटाऊंगी तो माइनस की आएगी सेविंग, कि हम पास सेविंग में से ही और पैसा खर्च कर रहे हैं, सेव तो हो नहीं रहा और नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको भी समझाई है और आप अपनी कॉपीज़ में एक बार देख के फिर से रीड करेंगे। शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन भी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी, दोनों ही रीड करेंगे, केयरफुली इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी, मेरे से पूछिएगा। मैंने आपको टाइमिंग बता ही रखा है कि आपको किस टाइम आपसे मेरे से कॉल करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।